जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10वीं का इतिहास का पहला चैप्टर देखेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद। और ये बिहार बोर्ड की सिलेबस के अनुसार बोल रहे हैं हम। दूसरे बोर्ड में भी इसी प्रकार के रहेंगे, मिलता जुलता है। तो आप सभी बोर्ड वाले विद्यार्थी इसको ध्यान से सुनेंगे और उम्मीद करते हैं कि हमने जो आपको यहाँ पे आंसर बोलेंगे, अगर ध्यान से सुनेंगे तो इसको रटने का प्रयास रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, याद ही हो जाएगा। तो सबसे पहले उसमें बात कर लेते थे। चैप्टर का नाम है आपको यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यहाँ से पहला जो प्रश्न निकल के आएगा सबसे पहले वो राष्ट्रवाद का। तो इसमें से पहला प्रश्न जो आएगा निकल के यह आ जाएगा कि राष्ट्रवाद कहते किसको है। राष्ट्रवाद किसे कहते हैं या राष्ट्रवाद क्या है, ये पहला प्रश्न आएगा। लेकिन उससे पहले हम समझ जाते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद यहाँ पे कह रहा है। तो यूरोप के अंतर्गत जो है कुछ प्रमुख देश आते थे जहाँ पे ये राष्ट्रवाद का फैलाव हुआ है। यहाँ पे यूरोप महादेश हो जाएगा बाबू। तो इसके अंतर्गत जो आता था देश ये आता है, विशेषतः जो आता है इसमें इटली, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रूस आदि, ये सारे देश इसके अंतर्गत आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इस महादेश में राष्ट्रवाद का फैलाव कैसे हुआ। तो आपको याद रखना है कि यूरोप में राष्ट्रवाद बढ़ाने का जो है सबसे अधिक जो विकास हुआ, या यूँ कहिए कि यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने का जो सबसे अधिक जो बढ़ावा दिया, राष्ट्रवाद का सबसे अधिक जो बढ़ावा दिया वो दिया आपको 1789 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति याद रखिएगा, कई बार पूछता है। 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति आपको पूछ देगा फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, तो वो हुआ था 1789 ईस्वी में। अब यहाँ पे ये ई क्रांति जो है यूरोप में सबसे अधिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया, राष्ट्रवाद को बढ़ाया। तो प्रश्न आती है कि राष्ट्रवाद आप कहते किसको है। तो बहुत आसान सा परिभाषा है, जिस शब्द में वाद लगा रहे प्रायः वो भावनाओं को व्यक्त करता है। तो इसीलिए हम लोग इसी पे आधारित इसका एक डेफिनेशन निकालते हैं राष्ट्रवाद का, कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिससे प्रेरित होकर लोग अपना और अपने परिवार से ज़्यादा महत्व अपने राष्ट्र को देते हैं। सपोज कीजिए अगर किसी सेना के लिए अगर कहेगा कि आपको और आपके परिवार और आपके देश में से किसको चुनना है, या फिर आम नागरिक को, हम आपको अगर कहा जाए देश के लिए कभी जो आप अपने देश और परिवार में से, अगर देश खतरा में है, देश की अगर आवश्यकता है, उसमें कहेगा आप देश और परिवार में से चयन कीजिए कि किसको चयन करेंगे, तो निश्चित तौर पे हम लोग कहेंगे कि देश की रक्षा करेंगे, तभी परिवार जो है सुरक्षित रह पाएंगे। तो इसका मतलब जो आप देश के लिए जो अपना महत्व दिए, परिवार से ज़्यादा महत्व या प्राथमिकता आप देश को समझते हैं, तो समझिए आपके अंदर राष्ट्रवाद का भावना है। जैसे हमारे सेना वर्ग का जो लोग व्यक्ति होते हैं अपने देश के लिए जो है अपने परिवार के सारा सुख सुविधाओं को त्याग देते हैं, तो इसका मतलब हमारे देश के जो सैनिक है उसके अंदर राष्ट्रवाद की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। तो हम लोग कहेंगे अब क्या राष्ट्रवाद का। और जब कभी भी राष्ट्रवाद की भावना लोगों के मन में आती है तो ज़्यादातर जो है शोषण के खिलाफ जो है आंदोलन और क्रांति होने की संभावना होती, चाहे वो मार काट वाला अर्थात हिंसात्मक, और या बिना मारकाट बातचीत के जरिए हो अर्थात अहिंसात्मक। जैसे गांधी जी ने जो है अहिंसात्मक नीति पे चलते थे, जबकि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद वगैरह जो थे वो हिंसात्मक नीति पे चलते थे। तो यहाँ पे राष्ट्रवाद की परिभाषा हम लोग समझ गए। तो फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिससे प्रेरित होकर कोई व्यक्ति अपने और अपने परिवार से ज़्यादा महत्व अपने राष्ट्र को देते हैं। और यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने का सबसे अधिक जो राष्ट्रवाद को फैलाने यूरोप में राष्ट्रवाद बढ़ाने का या बढ़ावा का जो है सबसे अधिक जो बढ़ावा दिया वो दिया 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति।
सबसे अधिक जो यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने का जो काम किया था, ये किया था 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति। और उसके बाद फ्रांस में ही नेपोलियन आए। नेपोलियन ने भी जो है राष्ट्रवाद फैलाने का मुख्य काम किया था यूरोप में। यूरोप मीन्स यूरोप एक महादेश है, इसके अंतर्गत जितने भी देश है सब में फैलाने का काम यही किया था। तो एक परिभाषा राष्ट्रवाद का हो गया। अब बात कर लेते हैं मेजनी कौन था। मेजनी कौन था? देखिए ये प्रश्न तो 2 मार्क्स का पूछेगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे मेजनी कौन था इसको जानने से पहले एक प्रश्न जान लेते हैं आगे का, उसी से ये आप लिख देंगे। इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था? मेजनी का क्या योगदान था? मेजनी का क्या योगदान था? साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अर्थात इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था, ये हम लोग को समझना है। तो सुनिए कहानी क्या है, उसी से हम लोग मेजनी कौन था ये 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले जब कभी भी किसी क्रांतिकारी या फिर महापुरुष के बारे में अगर जानकारी देनी हो तो उसका परिचय पहला देना जरूरी होती है। अब जैसे मेजनी के बारे में, मेजनी कौन था या इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था ये बताना है। तो याद रखिएगा कि इटली का एकीकरण जो हुआ था, इटली के एकीकरण में यहाँ के 3 नागरिकों का अहम योगदान था। पहला था आपको मेजनी, दूसरा था काउंट काबूर और तीसरा गैरीबाल्डी। मेजनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी, इन्होंने मिलकर इटली का एकीकरण किया था। लेकिन सर्वप्रथम इस क्षेत्र में जो है अपना योगदान दिया, वो दिया था मेजनी। यही कारण है कि मेजनी को इटली का पैगंबर और मसीहा भी कहा जाता है। तो देखिए अब प्रश्न है कि इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था। तो शुरुआत में उसका परिचय देंगे। तो हम लोग कहेंगे कि मेजनी का जन्म जो है 1805 ईस्वी में सार्डिनिया पिडमोंट के जेनेवा नगर में हुआ था। ये इटली का ही क्षेत्र था। मेजनी का जन्म 1805 ईस्वी में सार्डिनिया पिडमोंट के उम्मीद करते हैं यहाँ से दिखाई दे होगा आपको, सार्डिनिया पिडमोंट के जेनेवा नगर में हुआ था। जेनेवा नगर में, और था ईस्वी कितना था? 1805 ईस्वी। बराबर जो है पूछता है जन्म कब हुआ था, तो 1805 ईस्वी में। मेजनी का जन्म 1805 ईस्वी में सार्डिनिया पिडमोंट के जेनेवा नगर में हुआ था। वो बचपन से यूँ कहे जब से उसको समझ आया वो क्रांति गतिविधि में भाग लेना चाहते थे और उस समय में इच्छुक होते थे क्रांतिकारी गतिविधियों में। ठीक 16 साल के बाद अर्थात 1821 ईस्वी में जेनेवा में एक विद्रोह हुआ था शासक वर्ग के खिलाफ, क्योंकि वहाँ पे लोगों को शोषण होता था वहाँ के लोगों को, तो उसके खिलाफ जो है 1821 ईस्वी में विद्रोह हुआ। उस विद्रोह को वहाँ के शासकीय वर्ग ने इस प्रकार दबा दिया था कि उससे प्रभावित होकर, उससे दुखी होकर, हिंसात्मक रूप से उसको दबा दिया गया। उससे दुखी होकर मेजनी ने उसी दिन से काला वस्त्र पहनना चालू कर दिया था। काला वस्त्र पहनना चालू कर दिया था। अर्थात 1821 ईस्वी के विद्रोह के बाद मेजनी ने काला वस्त्र पहनना शुरू कर दिया था। फिर 1830 मतलब अब ये विद्रोह कितना क्रूरतापूर्वक दबाया गया था कि 8-9 साल जो है वहाँ पे किसी तरह की गतिविधि नहीं हुई, कोई तरह का विद्रोह नहीं हुआ शासक वर्ग के खिलाफ। तो इसलिए जो है शासक वर्ग के खिलाफ किसी तरह की गतिविधि नहीं हुई। फिर 8-9 साल के बाद 1830 ईस्वी में 1830 और 1831 ईस्वी में जो है वहीं जेनेवा में ही पुनः विद्रोह हुआ।
और इस विद्रोह में मेजनी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। अपना योगदान काफ़ी मात्रा में जो है उन्होंने उसमें दिया था, जिस कारण से इसको जेल जाना पड़ा। और पुनः 1831 ईस्वी में उन्होंने जेल से वापस आए और वहाँ से वापस आते ही वो विदेश चले गए। विदेश जाने के बाद जो है उन्होंने वहाँ पे जो है विदेश जाने के बाद वहाँ से भी इटली का एकीकरण करने का प्रयास जारी रखा। इटली विदेश जाने के बाद वहाँ पे इटली के जो सदस्य, इटली के जो नागरिक थे, उनको इकट्ठा करने का काम किया। उसमें से विशेषतः युवा वर्ग को, जो यंग थे, यंग मतलब युवा वर्ग के जो व्यक्ति थे, उनको विशेषतः जो है उन्होंने इकट्ठा करने का प्रयास किया। और वहीं से जो है लोगों को जागरूक करके इकट्ठा करके, एक ईस्वी को याद रखिएगा आप, 1831 ईस्वी में उन्होंने वहाँ के युवा वर्ग को मिला के एक संस्था के निर्माण किया। उस संस्था का नाम था यंग इटली। उसका नाम रखा यंग इटली। याद रखना आसान है बाबू। यंग मीन्स होता है युवा, और हमने पहले ही आपको बताए थे कि ये संस्था जो बनी थी, ये युवाओं के फेवर में लेके, युवाओं को जो है विशेषतः युवाओं का सहभागी था इसमें। तो उन्होंने चूंकि युवाओं इसमें मिल के भाग लिया था, इसीलिए उन्होंने इसका नाम यंग इटली रखा 1831 ईस्वी में। इस संस्था में बढ़ चढ़कर युवाओं ने भाग लिया। इसकी युवाओं की रुचि देखते हुए मेजनी ने जो है इनके 3 साल बाद 1834 ईस्वी में एक अन्य और संस्था का निर्माण किया, जिसका नाम था यंग यूरोप। बराबर पूछता है ये सब प्रश्न। यंग यूरोप नामक संस्था किसने बनाया था? तो मेजनी ने। साल था 1834 ईस्वी। तो 1831 ईस्वी में यंग इटली और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था बनाए मेजनी ने। और उस संस्था के माध्यम से विदेश में रहकर भी इटली के एकीकरण करने का प्रयास किया और काम वहाँ से जारी रखा। कहा जाता है कि उनके इस प्रयास काफ़ी चलता रहा, और इसी दौरान उन्होंने एक नारा भी दिया था, जनता जनार्दन और इटली। जनता जनार्दन और इटली, जैसे दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने दिया, उसी प्रकार से इन्होंने जो है नारा दिया था मेजनी ने कि जनता जनार्दन और इटली। तो इसको पूर्णतः विश्वास था कि इटली का एकीकरण हम जनताओं के हाथ से करेंगे, जनताओं को साथ में लेके करना उचित रहेगा, उसी से इसका एकीकरण होगा। तो इस तरह उन्होंने जो है जनताओं को साथ लेकर विशेषतः कई संस्था बनाए, परंतु इटली जो है अपने काम में पूर्णतः सफल नहीं हो पाए। उनके हर एक प्रयास को जो है ऑस्ट्रिया और वहाँ का जो शासकीय वर्ग था, विशेषतः जो इटली और जर्मनी का एकीकरण का जो मुख्य बाधा था वो था ऑस्ट्रिया और शासक वर्ग जो है इसके हर एक प्रयास को विफल कर दिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इटली के एकीकरण में मेजनी ने अपना अहम योगदान दिया, परंतु पूर्णतः सफल नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, एक क्षेत्र में निश्चित तौर पे सफल हुआ। इसको इटली का पैगंबर और मसीहा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने इटली के नागरिकों में राष्ट्रवाद जैसी भावना निश्चित तौर पे पनपा दी। राष्ट्रवाद जैसी भावना उसके मन में, उसके अंदर ला दी, जिस कारण से इसके बाद जो आए जैसे काउंट काबू, फिर गैरीबाल्डी, तो इन्होंने उसको आसान हो गया इटली का एकीकरण करने में, जिसमें काउंट काबूर महोदय ने जो है मेजनी से दूर से हटकर जो है सोचा। उन्होंने ये सोचा था जनताओं के हाथ से हम एकीकरण करें, परंतु उन्होंने क्या किया, शासक वर्ग के साथ गया। अब यहाँ पे आता है शासक वर्ग के साथ जो है उन्होंने जाना पसंद किया, काउंट काबूर। तो इस तरह से जो हम देखते हैं कि मेजनी ने जो है इटली का एकीकरण किया। एक बार सार रूप से पढ़ते हैं, हम कहाँ से लिखेंगे, कहेंगे मेजनी का जन्म साल 1805 ईस्वी में सार्डिनिया पिडमोंट के जेनेवा नगर में हुआ था। सार्डिनिया पिडमोंट के जेनेवा नगर में हुआ था। वह बचपन से ही राजनीतिक गतिविधि में या क्रांतिकारी गतिविधि में इच्छुक होते थे, भाग लेते थे। और साल 1821 ईस्वी में उन्होंने उसके जेनेवा नगर में एक विद्रोह हुआ था शासक वर्ग के खिलाफ। उस विद्रोह के वहाँ के शासकीय वर्ग और ऑस्ट्रिया ने इस तरह से उसको दबा दिया था, इतना क्रूरतापूर्वक, हिंसात्मक रूप से उससे दुखी होकर जो है मेजनी ने काला वस्त्र धारण कर लिया था, कहा जाता है। और फिर 8-10 साल जो है कोई व्यक्ति विद्रोह करने का साहस नहीं किया। पुनः 1830-31 में एक विद्रोह वहाँ पे हुआ, जिसमें मेजनी ने पूर्णतः भाग लिया बढ़ चढ़कर, जिस कारण से उसे जेल जाना पड़ा। और
जेल से छूटने के बाद वो वहाँ से 1831 ईस्वी में ही छूट गए। उन्होंने वहाँ से विदेश चला गया, विदेश का रुख किया, और वहाँ पे जाने के बाद जो है वहाँ पे इटली के जो वो व्यक्ति रहते थे, इटली के जो निवासी रहते थे, उनको इकट्ठा करने का काम किया। अर्थात विदेश जाने के बाद भी एकीकरण करने का प्रयास उन्होंने छोड़ा नहीं। और वहाँ पे विशेषतः जो युवा वर्ग के व्यक्ति थे उनको जो है वो विशेषतः शामिल किया, इकट्ठा करने का प्रयास किया। और उन्हीं युवाओं को लेकर उन्होंने 2 संस्थाओं का निर्माण किया, जिसमें से एक का नाम था यंग इटली और एक का नाम था यंग यूरोप। 1831 ईस्वी में उन्होंने यंग इटली का निर्माण किया था। उसके 3 साल बाद 1834 ईस्वी में उन्होंने यंग यूरोप का स्थापना किया। दोनों में अंतर इतना ही है कि शुरुआत में इटली के युवा वर्गों को ही इकट्ठा करके इटली के एकीकरण करने जैसी समस्याएं पे बातचीत होती थी, परंतु इसमें अन्य इटली के यूरोप के अन्य देश भी इसमें इच्छुक होने लगे, अन्य देश के युवा भी, जैसे जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया का तो खुद ही था, जर्मनी, फ्रांस, वहाँ का जो नीचे जो आप कह सकते हैं कि छोटे प्रांत थे, वहाँ का युवाओं ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इसलिए उन्होंने पहले वाला नाम रखा यंग इटली और दूसरे को नाम उन्होंने यंग यूरोप रखा, और उन्होंने वहीं से इसका एकीकरण करने का प्रयास जो है अपना जारी रखा, परंतु अपने प्रयास में पूर्णतः सफल ये नहीं हो पाए। वहाँ से किया, इस दौरान जो उन्होंने जनता को जो है राष्ट्रवाद, जनता में राष्ट्रवाद फैलाने के लिए उन्होंने कई नारा भी दिए। एक नारा भी दिए थे जनता के फेवर में, जैसे नारा था जनता जनार्दन और इटली, जनता जनार्दन और इटली जैसे नारा भी उन्होंने दिया था। लेकिन मेजनी जो है अपने कामों में जो है ये एकीकरण में पूर्णतः सफल नहीं हो पाए। सफल हुआ था एक ही क्षेत्र में, जो लोगों के नज़र में राष्ट्रवाद, लोग के मन में जो है राष्ट्रवाद की भावना जरूर पैदा कर दी, जो मेजनी का सबसे बड़ी सफलता कहा जा सकता है। तो इस तरह से ताकि राष्ट्रवाद आ जाने से इसके बाद वाला जो था काउंट काबूर और गैरिबाल्डी महोदय, उसको एकीकरण करने में जो है आसानी हुआ, और इस तरह से उन्होंने इटली के एकीकरण में योगदान दिया। अब इटली के एकीकरण में अगला जो योगदान आता है वो आता है काउंट काबूर महोदय को। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। हम आज मेजनी के एकीकरण, इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान पढ़े हैं, तो इसलिए जो है अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इटली के एकीकरण में काउंट काबूर का क्या योगदान था, कहानी टाइप पे। और हाँ, आप ध्यान से अगर सुने होंगे तो उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया होगा। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव बात अगर करेंगे क्वेश्चनों का तो हो जाएगा, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाएगा। कहेगा मेजनी का जन्म कब हुआ था, तो 1805 ईस्वी में। कहेगा मेजनी का जन्म किस शहर में हुआ था, किस नगर में, तो जेनेवा नगर में, सार्डिनिया पिडमोंट के जेनेवा नगर में हुआ था। और बात कर लेंगे कि उसके बाद जो है अगर बात चर्चा करेंगे कि कहेगा फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, तो 1789 ईस्वी में। कहेगा यंग यूरोप का स्थापना किसने किया था, यंग यूरोप नामक संस्था किसने बनाई थी, तो मेजनी ने बनाई थी। कहेगा कब बनाया था, तो 1834 ईस्वी में। यंग इटली नामक संस्था किसने बनाया था, तो ये मेजनी ने ही बनाया था, साल था 1831 ईस्वी। तो इस तरह से कहेगा जनता जनार्दन और इटली जैसी नारा किसने दिया था, तो ये मेजनी ने दिया था। तो इससे आप कहानी से दीर्घोत्तरीय भी याद रहेगा आपको प्रश्न, और ऑब्जेक्टिव भी इसी से क्लियर होते जाएगा। और यहाँ पे आजकल एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल बदल गया है, 50-50 हो गया है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 50-50%, तो दोनों आपको देखना जरूरी है। अब 2 नंबर का कहेगा मेजनी कौन था, तो हम लोग कहेंगे कि मेजनी को इटली का पैगंबर और मसीहा कहा जाता है। वह एक कर्मठ जो है योद्धा था, और उन्होंने जो है जनताओं के माध्यम से इटली के एकीकरण करने का प्रयास किया, जिस कार्य में जो है उन्होंने बहुत हद तक तो सफल नहीं हुए, लेकिन लोगों में राष्ट्रवाद की भावना फैलाने में जो है सफल हो पाए वो। और जिस कारण से बाद में काउंट काबूर और गैरिबाल्डी ने जो है इटली का एकीकरण कर पाया। इतना भी 2 नंबर में लिख देंगे तो हो जाएगा, नहीं तो इसी जो अभी हम योगदान वाले प्रश्न बताया है कि क्या योगदान रहा, इसी में से छांट कर आप उसमें लिख दीजिएगा, दोनों प्रश्न एक ही में कवर हो जाएगा। चलिए, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, हम लोग जो है इसको यहीं पे बंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि इटली के एकीकरण में काउंट काबूर का योगदान, अगले क्वेश्चन। तो ओके, जय हिंद, जय भारत।